हे गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। माय नेम इज अभयराज और आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे भूगोल के प्रश्नों को। पहले हमने 50 प्रश्न भूगोल के कर लिए हैं और यहाँ से हम 51 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हम पहला सेट दूसरा सेट पहले ही ला चुके हैं जिसमें 50 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं और ये प्रश्न है आपकी रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे और उसी पैटर्न के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं, क्योंकि रेलवे की एग्जाम में भूगोल के प्रश्न लगभग 5 से 6 प्रश्न भूगोल के आ जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये बात काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लगातार आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होते रहे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी? ऑप्शन ए लोनार झील, बी नकुरु झील, सी साला झील, डी मोनो झील। दोस्तों इसका आंसर होगा लोनार झील। क्या होगा? लोनार झील। लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्धाना। क्या है? बुल्धाना, वहां पर स्थित है और ये उल्कापात के प्रभाव के कारण बनी थी। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर आके गिरा था यहाँ पे क्या? उल्का, यानी क्षुद्र ग्रह यहाँ पे गिरा था, जिससे पृथ्वी का ये हिस्सा धंस गया और यहाँ पर बन गई झील। ठीक है, ये झील अभी हाल ही में भी खबरों में, क्योंकि इसके पानी का कलर है वो लाल हो गया था, रेड हो गया था, इसलिए खबरों में थी। और साथ ही ये खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 52, पानी का घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 1000 किलो प्रति घन मीटर, बी 10 किलो प्रति घन मीटर, सी 1 किलो प्रति घन मीटर, डी 100 किलो प्रति घन मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1000 किलो प्रति घन मीटर पानी का घनत्व होता है। ठीक है, जब पानी है वो बर्फ बनता है। ठीक है, पानी क्या बनता है? बर्फ बनता है। तो इसका जो घनत्व है, घनत्व क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? ये घनत्व है ये घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो बर्फ है, बर्फ जो है वो पानी में तैरने लगती है। ठीक है ना, यदि ये पानी है तो यहाँ पर बर्फ है वो तैरने लगती है, क्योंकि इसका जो घनत्व है वह कम हो जाता है। जब वस्तु का घनत्व कम हो जाता है पानी से तो वो निश्चित रूप से तैरने लग जाती है। आपने इस बात को देखा होगा कि बर्फ पानी में तैरने लगती है। क्वेश्चन नंबर 53, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जबलपुर, डी सोलापुर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आसान प्रश्न है, जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा, पिंक सिटी कहा जाता है। इसके बारे में अन्य जानकारी ले लेते हैं। इसकी जो राजधानी है, ठीक है, किसकी राजधानी है जयपुर? राजस्थान की। ठीक है ना, तो राजस्थान जो हमारे देश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसकी राजधानी है जयपुर। ठीक है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण एक किला है जिसको बोलते हैं आमेर का किला। आमेर का किला। ठीक है, यह काफी एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर एक चीज और मौजूद है, जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर। ठीक है, और ये जंतर मंतर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, और साथ ही जंतर मंतर है वो जयपुर में तो है ही, साथ ही और भी अन्य जो 5-4 जगह हैं, ठीक है, तो वहां पर भी ये है। तो कौन कौन सी जगह है? दिल्ली में भी आपने सुना होगा जंतर मंतर, जहां पर जो आंदोलनकारी है वो आंदोलन करते हैं, अनशनकारी अनशन करते हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली में भी मौजूद है। साथ ही ये उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है ये, क्षिप्रा नदी के किनारे पे। ठीक है, और साथ ही मथुरा में भी है। मथुरा में भी जंतर मंतर है और वाराणसी में भी है। ठीक है, वाराणसी में भी है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वह वाराणसी से ही सांसद है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जंतर मंतर 5 जगहों पर, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। ठीक है, और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो जंतर मंतर शामिल है वह जयपुर का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दरअसल जंतर मंतर होता क्या है? ठीक है, तो जंतर मंतर होता है खगोलीय वेधशाला। ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर? खगोलीय वेधशाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? ऑप्शन ए खफरी, बी मेनकोर, सी खुफू, डी जेडफ्रे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा खुफू। क्या होगा? सी खुफू, क्योंकि मिस्र का सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो खुफू है। ठीक है ना, यदि ये सबसे बड़ा है तो इसकी हाइट कितनी है?
तो इसकी हाइट है 450 मीटर, ठीक है। और साथ ही यदि ये पिरामिड है तो इसका आधार भी काफी बड़ा है, यानी इसका बेस है वो काफी बड़ा है। लगभग ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 15 एकड़ में। क्योंकि यहाँ पर जब आधार बड़ा होगा, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा ऐसा, ठीक है। तो आधार, ऊंचाई के लिए आधार भी बड़ा होना जरूरी है। तो मिस्र है जो अफ्रीका का एक देश है, तो यहाँ पर ये पिरामिड काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 55, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी क्रिस्टियन ह्यूगेंस, सी सर विलियम हर्शेल, डी निकोलस कॉपरनिकस। तो यूरेनस ग्रह उसकी खोज की थी सर विलियम हर्शेल ने। किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने। कब की थी? ये की थी 1781 में, ठीक है, ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। और साथ ही यदि इसके बारे में, यूरेनस जो ग्रह है सूर्य से 7वां ग्रह है। सूर्य से यदि हम बात करें तो ये 7वां ग्रह है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अरुण ग्रह। क्या कहते हैं? अरुण ग्रह, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ऑप्शन ए उर्सा मेजर, बी उर्सा माइनर, सी पेगासस, डी साइनस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को नक्षत्र ग्रेट बियर कहा जाता है, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं? सप्तर्षि। सप्तर्षि तारामंडल है ये, ठीक है ना। तो इसके नाम से भी ये जाना जाता है, सप्तर्षि तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 57, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अलूवियल मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी लोमी मिट्टी, डी क्लमी मिट्टी। तो इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी। क्या? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या जाता है? रेगुर मिट्टी, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें काली मिट्टी में पानी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी दे दिया और पानी देने के बाद जब ये सूख जाती है तो यहाँ पर दरार पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए जुती हुई मृदा भी इसे कहा जाता है। स्वतः रूप से इसकी जुताई टाइप से हो जाती है। ये भारत में अधिकतम है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती है। और इस मिट्टी में किसकी ज्यादा खेती होती है? कपास की। किसकी? कपास की। क्वेश्चन नंबर 58, ब्लू मून क्या है? ऑप्शन ए महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, सी चांद का एक अन्य नाम, बी चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो यहाँ पर जो ब्लू मून है वह है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। इसे कहा जाता है क्या? ब्लू मून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में जैव भौगोलिक यानी बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन दो, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, सी 6, डी 10। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10, क्योंकि हमारे देश में, भारत में जैव भौगोलिक जो क्षेत्र है वो है 10, ठीक है। वो कितने हैं? 10। जैसे हमारा ये है भारत, ठीक है, भारत का नक्शा बनाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो फिर यहाँ पे ऐसा नक्शा रफ बना लेते हैं, ठीक है। और पूरा भारत का नक्शा बनाने के बाद यहाँ पर यदि 10 क्षेत्रों को हम देखें तो सबसे पहले आता है लद्दाख का क्षेत्र। क्या आता है? लद्दाख का ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा आता है हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला यहाँ से ऐसे पूरी यहाँ तक विस्तृत है, ठीक है। और फिर आता है तराई का क्षेत्र, इसके नीचे का क्षेत्र वो तराई का क्षेत्र कहलाता है। फिर गंगा व ब्रह्मपुत्र मैदान। तो गंगा नदी है वो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, फिर यहाँ पर ये आते हुए फिर कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। और ये पूरे आसपास क्या बनाती है? मैदान बनाती है। क्या बनाती है? मैदान बनाती है। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से प्रारंभ होती है और तिब्बत से ऐसे निकलती हुई फिर भारत में प्रवेश करती है। भारत से फिर असम में निकलते हुए फिर यहाँ पे चली जाती है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। और फिर चली जाती है ये कहाँ पे? ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये भी मैदान का निर्माण करती है और गंगा भी मैदान का निर्माण करती है। तो ये भी एक जैव भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पर फिर बात करेंगे राजस्थान का थार रेगिस्तान, ठीक है। राजस्थान का थार रेगिस्तान जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में मौजूद है, ठीक है। और फिर आगे आता है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो कि एक ज्वालामुखी जो यहाँ से निकला था, तो ये लावे से बना है दक्कन का पठार, ठीक है। फिर आता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य ये है इधर के क्षेत्र के, जहां पर 7 राज्य और 8वां है सिक्किम, सिक्किम राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है।
फिर आता है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट ये वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। फिर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आर्कीपेलगो है जो कि यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। फिर आता है पश्चिमी व पूर्वी तटीय बेल्ट, तो पश्चिमी पूर्वी तटीय बेल्ट है वो ये पूरा क्षेत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से भारत में टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 10। पहला हो गया लद्दाख का ट्रांस हिमालय क्षेत्र, फिर हिमालय पर्वतमाला, फिर तराई क्षेत्र, फिर गंगा व ब्रह्मपुत्र मैदान, फिर राजस्थान का थार रेगिस्तान, फिर दक्कन का पठार, फिर भारत के पूर्वोत्तर राज्य, फिर पश्चिमी घाट, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर पश्चिमी व पूर्वी तटीय बेल्ट। तो इस प्रकार से कितने क्षेत्र हो गए जय भौगोलिक? 10, ठीक है। आपको सभी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारा, डी आकाशगंगा। तो यहाँ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह, ठीक है, ग्रह लगाते हैं। और जो ग्रह होते हैं उनके चक्कर लगाते उपग्रह, क्या लगाते? उपग्रह, ठीक है। और फिर तारा, जैसे कि सूर्य क्या है? एक तारा है, ऐसे कई तरह के तारे हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं आकाशगंगा, माने गैलेक्सी, क्या है ये? गैलेक्सी। तो यहाँ पर सूर्य के चारों परिक्रमा कौन करता है? ग्रह करते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, ऐसे ही उपग्रह चंद्रमा है जो कि पृथ्वी जो ग्रह है उसके चारों ओर चक्कर निकालता है, परिक्रमा करता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उपग्रह भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और एक होता है कृत्रिम उपग्रह, जैसे कि हम अपने जो रॉकेट है उनके माध्यम से अंतरिक्ष में क्या भेजते हैं? उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल उपग्रह भेजते हैं जो कि पृथ्वी के भी चक्कर लगाते रहते हैं और ये हमें अलग अलग उद्देश्य के लिए हम भेजते हैं। जो हमारी इसरो है, ठीक है ना, इसरो जो कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके थ्रू हम क्या भेजते हैं? ये हमारे जो संस्थान है ये क्या भेजते हैं? रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजती है जो कि हमारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, बी सीधी रेखा, सी अंडाकार, डी फैला हुआ वृत्त। तो यहाँ पर आंसर होगा फैला हुआ वृत्त, क्योंकि जो ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की और उनका जो आकार होता है परिक्रमा का, यानी जो आकार होता है उनका वह होता है फैले हुए वृत्त के समान। ये ना तो गोलाकार होता है, ना सीधी रेखा होता है, ना अंडाकार, ये होता है फैला हुआ वृत्त के समान, जो कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं उस समय का जो आकार है वह फैला हुआ वृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोइचाला पास स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी असम, सी मेघालय, डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में है ये गोइचाला पास, ठीक है। और सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, क्या है? गंगटोक, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। और साथ ही यदि हम सिक्किम की बात करें तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय सिक्किम था वो भारत का राज्य नहीं था, ये बना था भारत का राज्य 1975 को, यानी 1975 को भारत का राज्य बना था। यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण पास मौजूद है जिसे कहते हैं नाथुला पास। एक है नाथुला पास, ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और एक और पास है जो कि अभी खबरों में था, नाकुला पास, ठीक है। तो नाकुला पास, ये पास होते क्या है? जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो हिमालय पर्वत के बीच में जो ये छोटे छोटे रास्ते होते हैं ऐसे दर्रे, यहाँ पर निकलने के लिए पहाड़ों के बीच में ऐसे, तो उनको बोलते हैं पास यानी दर्रे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाकुला पास है, खबरों में रहा है क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चला था तो तिब्बत में नाकुला पास के पास भी ये रहा था जहाँ पर भारत और चीन के जो सैनिक है आमने सामने हो गए थे, तो इसलिए काफी ये खबरों में चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी महानदी, सी ब्रह्मपुत्र, डी सोन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम है वह तिब्बत में है। जैसे ये है भारत, ठीक है, और भारत के यदि हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर जो इधर का ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो ये पड़ जाएगा तिब्बत, ठीक है। और तिब्बत से यहाँ से निकलती है क्या? ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है फिर भारत में प्रवेश करती है, भारत से फिर इधर बांग्लादेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो उद्गम कहाँ हुआ? तिब्बत में, ठीक है। और यहाँ पर गोदावरी, महानदी और सोन इनका भारत में ही उद्गम है।
क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? ऑप्शन ए तारा, बी चांद, सी धूमकेतु, डी क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा धूमकेतु, कॉमेट। कॉमेट है वो बर्फ और धूल से बना हुआ, न्यूक्लियस से बना हुआ खगोलीय पिंड होता है। ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, ठीक है। और ये ग्रहों के समान, जो ग्रह जैसे पृथ्वी है तो ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं, जैसे कि ये जो ये सूर्य है और यहाँ पर ये जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, इसके बीच में स्टेरॉइड बेल्ट है यानी क्षुद्र ग्रह प्लेट है, तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से ये धूमकेतु होते हैं जो बर्फ और धूल से के न्यूक्लियस से बने हुए खगोलीय पिंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटियोरोलॉजी, ठीक है, मीटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। हम वायुमंडल का जब अध्ययन करते हैं तो मौसम की प्रक्रिया कैसी है और मौसम का उससे पूर्व अनुमान लगाते हैं, ताकि हम मानसून का आदि का सबका पहले से ही पता लगा सके। और जो वायुमंडल है उसी का जो अध्ययन है वो मौसम के अध्ययन में के मूल केंद्र में होता है। जैसे कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगा के कब हमें फसल का बीजारोपण करना है, कब कटाई करनी है, इस तरह की सारी चीजों का हम पता लगा सकते हैं। तो वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है मीटियोरोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए कछारी मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर होगा कछारी मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? कछारी मिट्टी, जो भारत का ग्रेट उत्तरी समतल भूमि है, ठीक है, तो ये है भारत, ठीक है। और भारत का जो ये ग्रेट उत्तरी समतल भूमि है, ठीक है, तो ये क्षेत्र, यहाँ पर ये क्षेत्र की बात हो रही है, तो इस क्षेत्र में कछारी मिट्टी होती है। और कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी से कहते हैं, ठीक है। और ये जैसे कि यहाँ से गंगा नदी आती है तो गंगा है वो अवसाद लाती है, साथ में क्या लाती है? अवसाद लाती है, तो उससे ही इसका निर्माण होता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आती है तो वह भी अवसाद लाती है, तो यहाँ पर भी एक प्लेन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 67, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? ऑप्शन ए चेरोन, बी गनीमीड, सी लूना, डी टाइटन। तो प्लूटो एक क्या है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, ठीक है, और इसे कहते हैं यम। क्या कहते हैं इसे? यम हिंदी में। तो यहाँ पर इसका जो चांद है यानी इसका उपग्रह एक तरीके से, तो वो है चेरोन। क्या है? चेरोन, ठीक है। और ये इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी क्लाइड टॉम्बो ने। किसने की थी? क्लाइड टॉम्बो ने। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए टेमासेक, बी म्यांमार, सी सिलोन, डी बोहिमिया। तो इसका आंसर होगा टेमासेक। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक। यदि सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी सिंगापुर शहर, क्योंकि सिंगापुर एक छोटा सा देश है जो कि आसियान देश में भी इसका नाम है, शामिल है, और ये एक शहर है, तो ये सिंगापुर शहर इसकी राजधानी है। यदि हम इसकी करेंसी की बात करें तो वह है सिंगापुर डॉलर। क्या है? सिंगापुर डॉलर, ठीक है। जैसे अमेरिकी डॉलर है ऐसी सिंगापुर डॉलर अलग से करेंसी है सिंगापुर देश की, ठीक है। सिंगापुर विश्व का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर बंदरगाह मौजूद है जो कि वैश्विक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है सिंगापुर। छोटा है लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध और काफी अच्छी है, इसलिए यहाँ की आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत देश है और यहाँ के प्रति व्यक्ति आय है वो काफी उच्च है। क्वेश्चन नंबर 69, जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जम्मू कश्मीर इस समय राज्य नहीं है बल्कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी। जब से आर्टिकल 370 हटाए तब से ये बन गया राज्य से यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जेलेपला और नाथुला दर्रे है वो है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। तो ये दर्रे है, हाल ही में हमने देखा था कि नाथुला और जो नाकुला दर्रा भी कहाँ पे है? सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए हिमालयी नदियां सदाबहार है। तो यहाँ पर ये कथन है वह सत्य है, क्योंकि हिमालय की जो नदियां है
उनको पानी है वो दो तरह से मिलता है। एक तो मिलता है ग्लेशियर से, ठीक है ना, क्योंकि हिमालय पर्वत ग्लेशियर काफी यहाँ मौजूद है, ग्लेशियर से यहाँ पे पानी मिलता है। साथ ही और पानी का सोर्स यहाँ पे मानसून, ठीक है। तो मानसून आता है, वर्षा होती है, जब भी यहाँ पे पानी मिलता है ग्लेशियर यहाँ मौजूद है। अब मानसून है वो हमेशा नहीं रहता, क्योंकि बारिश हमेशा नहीं आती। तो यदि जब बारिश नहीं आएगी तो यहाँ पर ग्लेशियर से पानी आ जाएगा। तो ये क्या है, सदाबहार नदियां हैं, जैसे गंगा, जैसे ब्रह्मपुत्र, जैसे सिंधु, ये सभी क्या है, सदाबहार नदियां हैं, ठीक है। अगला है प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है। ये बात सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां है वो जैसे ये भारत का नीचे का प्रायद्वीपीय, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां है। तो ये क्या है, मौसमी है, क्योंकि इनका जो पानी का सोर्स है वो मानसून है, ठीक है। क्योंकि ये ग्लेशियर से तो निकलती नहीं है, तो इनका जो सोर्स है मानसून है। और जब मानसून रहेगा तब तक में अच्छा खासा पानी रहेगा, जब मानसून नहीं रहेगा तो पानी कम हो जाएगा या सूख जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रायद्वीपीय नदियां कैसी है, मौसमी है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन सी है, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात गलत है, क्योंकि हिमालय नदियां हैं वो छोटे डेल्टा का निर्माण नहीं करती, काफी बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, क्योंकि ये हिमालय से चलकर आती है और यहाँ पर बहुत सारा अवसाद लाती है, ठीक है ना, अवसाद लाती है। साथ ही इनकी सहायक नदियां भी अवसाद लाती है, और ये बहुत बड़ा, यानी जब ये समुद्र से मिलती है तो वहां पर बहुत बड़ा ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, छोटा नहीं बनाती। इसलिए यहाँ पर आंसर ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पता है सत्य नहीं है, तो इसमें ये असत्य यानी ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। ये बात सही है, क्योंकि हिमालय नदियों में पानी की मात्रा अधिक होती है और प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। इसीलिए भारत में नदी जोड़ो परियोजना की बात चल रही है, जिसमें कई जो नदियां ऐसी है जो सूख जाती है, और कई नदियां ऐसी है जहां पर बाढ़ आती रहती है। तो वहां पर दोनों ही नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि जो सूख रही है उसमें भी पानी पहुंच जाएगा, और जहाँ बाढ़ आ रही है उससे भी वो बाढ़ से बच जाएगी। इसलिए, लेकिन इसमें काफी तकनीकी रूप से काफी एडवांस होना जरूरत है। साथ ही इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, काफी धन की भी जरूरत है। इसलिए ये प्रोजेक्ट है वो धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत बनाने के लिए अनेक अनेक प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। तो ये जो चित्रकूट झरना है ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसे अक्सर भारत का नियाग्रा झरने के रूप में भी जाना जाता है, किसको? चित्रकूट झरना को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी सिंधु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना की उपनदी पर ये स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, बी सुंदरवन, सी सतपुड़ा, डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्वेश्चन नंबर 74, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ियां, बी सह्याद्री पहाड़ियां, सी मैकाल पहाड़ियां, डी नीलगिरी पहाड़ियां। तो इसका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियां। क्या होगा? अमरकंटक की पहाड़ियां। जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है ना, पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में, यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में, ठीक है। और उद्गम है इसका अमरकंटक की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 75, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। क्या है? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 76, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलीग्राफी, बी ज्योग्राफी, सी जियोलॉजी, डी कार्टोग्राफी। तो मानचित्र के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी, ठीक है ना। जो मैप की स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी।
क्वेश्चन नंबर 77, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कावेरी, बी गंडक, सी महानदी, डी बैतरणी। तो इसका आंसर होगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है। यदि हम देश के सबसे बड़े बांध की बात करें तो वह है टिहरी बांध। ठीक है, कहाँ पे क्या है? टिहरी बांध। ठीक है, और ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। दरअसल जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी है वो जैसे गोमुख से निकलती है, तो गोमुख से गंगोत्री से निकलती है, तो यहाँ पर इसे गंगा नहीं कहा जाता, पहले इसको कहा जाता भागीरथी। ठीक है। और इस भागीरथी में अन्य जो नदियां हैं वो आके मिलती है, जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी वगैरह, तो फिर जाके ये गंगा का रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 78, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया, बी नाइजीरिया, सी घाना, डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर अफ्रीका का जो महाद्वीप है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है वह है किलिमंजारो, और ये है तंजानिया देश में। किस में? तंजानिया देश में। ठीक है। और तंजानिया देश के अभी हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में लोकेशन। तो ये है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है। और इससे यदि हम इधर जाएंगे तो ये पड़ता है अरब सागर, और इधर जाएंगे तो ये पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में देश है तंजानिया। ये देख रहे हैं आप, ये तंजानिया देश है। इसी देश में जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है, वह किलिमंजारो इसी देश में पड़ती है। ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया ये रहा, नाइजीरिया, नाइजीरिया, और साउथ अफ्रीका ये रहा। ठीक है। तो अलग अलग देश है अफ्रीका के जो कि इसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। तो बड़े पैमाने पर जो केसर का उत्पादन किया जाता है वह किया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। हाल ही में केसर के उत्पादन की नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो उसमें भी उत्पादन की बात चल रही है कि वहां पर भी उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जो केसर है वो जम्मू कश्मीर में उत्पादित किया जाता है। यदि पूरी दुनिया की बात करें तो पूरे विश्व में है वह ईरान में। ईरान जो देश है, ठीक है, उसमें लगभग पूरी दुनिया का 95% केसर का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी पेरियार, डी महानदी। यदि हम बात करें अरब सागर में जो नदी नहीं मिलती है वह है महानदी, क्योंकि जो महानदी है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और जो नर्मदा है, ताप्ती है और पेरियार जो कि केरल में है, तो ये है अरब सागर में जाकर प्रवाहित हो जाती है। यदि हम महानदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है रायपुर के पास सिहावा पर्वत श्रेणी से। सिहावा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 81, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दीमापुर, बी कोहिमा, सी ईटानगर, डी इम्फाल। नागालैंड भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसकी राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक है। और भारत के जो 7 राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, उनकी राजधानियों को भी हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो ये मैप है, और मैप में हम देख रहे हैं यहाँ पर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, फिर उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, फिर मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, फिर मिजोरम की राजधानी है आइजोल, फिर त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, फिर मेघालय की राजधानी है शिलोंग, असम की दिसपुर, और सिक्किम की राजधानी है क्या? गंगटोक। तो इस प्रकार से 7 सिस्टर जो राज्य है हमारे, और साथ ही जो एक सिक्किम 8वां राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, तो इनकी राजधानी हमें ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, बी वॉशिंगटन, सी जिनेवा, डी न्यूयॉर्क। तो लिबर्टी यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की प्रतिमा है वह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है। और ये लगभग कितनी ऊंचाई की है? तो ये है 151, 151 फीट की ये ऊंची है। ठीक है। ये तांबे से बनी है, तांबे की धातु से ये बनी है, और यूएसए में न्यूयॉर्क शहर में ये मौजूद है। यदि हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यानी एकता की प्रतिमा, तो वो है भारत में। कहाँ पे है? भारत में। और भारत में कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में। ठीक है, केवड़िया में ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 फीट। ठीक है ना। तो 182 फीट इसकी ऊंचाई है। और 182 फीट क्यों है? क्योंकि गुजरात है, तो गुजरात की जो
विधानसभा की सीट है वो कितनी है 182। और ये किस की प्रतिमा है, ये हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसने हमारे देश को एकता प्रदान की, पूरे देश का एकीकरण किया। इतनी रियासत थी, सभी रियासतों को मिलाकर पूरे देश को संगठित किया, वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 83, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? ऑप्शन ए केवल भारत, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और भूटान, डी भारत और चीन। तो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत और म्यांमार के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? भारत और म्यांमार के साथ। ठीक है, यदि हम बात करें बांग्लादेश की जो राजधानी है, तो राजधानी है इसकी ढाका। क्या है? ढाका। ठीक है, और यदि हम बात करें बांग्लादेश की मुद्रा की, तो मुद्रा है इसकी टका। क्या है? टका। ठीक है, जो बांग्लादेश देश है ये उत्तर से, पश्चिम से और पूरब से भारत से घिरा हुआ है, लेकिन पूरब और दक्षिण के क्षेत्र में म्यांमार से भी इसकी सीमा लगती है। अभी हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये है मैप में बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका। ठीक है, यदि हम इधर बात करें तो ये देखो, पश्चिम से भारत से घिरा हुआ, उत्तर से भारत से घिरा हुआ है, और ठीक है इधर पूरब से ये भारत से घिरा हुआ। लेकिन यदि पूरब दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर इसको देखेंगे हम, ये है इधर ये। ठीक है, मिजोरम है ये, तो ये सीमा खत्म होती है, इससे नीचे इतनी ये सीमा है। तो ये है म्यांमार के साथ, जिसको कहते हैं बर्मा। ठीक है, तो इसके साथ ये है। ठीक है, यदि हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नई पैताब। क्या है म्यांमार की राजधानी? नई पैताब। ठीक है, यदि बांग्लादेश के दक्षिण की बात करें तो यह है क्या? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस तरीके से लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना है? ऑप्शन ए 2.8%, बी 2.4%, सी 2.0%, डी 3.2%। तो इसका आंसर होगा 2.4%। पृथ्वी का जो हिस्सा है वो एग्जैक्ट यदि हम बात करें तो 2.42% हिस्सा है। ठीक है, भारत का हिस्सा। ठीक है, और यदि हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल एरिया भारत का पूरी पृथ्वी पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 85, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी एनाईमुदी, सी K2, डी माउंट आबू। तो यहाँ पर बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा है। सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। क्या है? K2। ये पड़ती है, वैसे भारत में ही पड़ती है, लेकिन भारत का जो क्षेत्र है पीओके, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो उस क्षेत्र में ये पड़ जाती हैं। तो K2 जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, तो जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उस क्षेत्र में ये पड़ती है। तो यदि हम बात करें तो ऑफिशियली भारत में ही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए वो प्रैक्टिकली कहाँ पे है, व्यावहारिक रूप से कहाँ पे है? पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, और हम यदि बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू है वो अरावली पर्वतमाला की रेंज में स्थित एक क्या है? चोटी है। ठीक है, और यहीं पर है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, तो यदि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यहाँ फूलों की घाटी की बात हो रही है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तराखंड, क्योंकि फूलों की घाटी नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है क्या? अस्थायी रूप से तो है देहरादून। ठीक है, देहरादून, लेकिन इसकी जो एक और राजधानी है वो है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण। ठीक है, तो यहाँ पर देहरादून है वो परमानेंट राजधानी नहीं है उत्तराखंड की। जो मेन राजधानी वो तो है गैरसैंण। कोई क्या है? गैरसैंण, ये भी आपको याद रखना है। ये फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये है मसूरी में। ठीक है, मसूरी नाम तो सुना ही होगा, मसूरी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है। ऑप्शन ए खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, ये बात गलत है। ये बात गलत है, क्योंकि खरीफ की फसलें हैं वो मानसून की फसलें। किसकी है? मानसून की फसलें हैं खरीफ की फसलें, जैसे कि बाजरा। ठीक है, बाजरा। ठीक है, यदि बी ऑप्शन पे जाए तो रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि रबी की फसलें हैं वो सर्दियों की फसलें, जैसे कि गेहूं और सरसों। ठीक है, ऑप्शन सी गेहूं रबी की फसल है, तो ये बात सही है।
ये बात सही है क्योंकि गेहूं है वो रबी की फसल है। डी सरसों खरीफ की फसल है, ये भी गलत हो गया क्योंकि सरसों है वो रबी की फसल है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा कौन सा सही है, बाकी ये सभी गलत है और यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्यास, बी सतलुज, सी चंबल, डी रावी। तो यहाँ पे आंसर होगा चंबल, क्योंकि चंबल जो नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और गंगा कहाँ पर मिल जाती है? ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ब्यास है, सतलज है, रावी है, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसमें नहीं पूछा तो आंसर सी हो गया चंबल। ठीक है, यदि हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से, फिर भारत में जाती है, फिर पाकिस्तान में, फिर अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदी है। इस सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर ब्यास, सतलज, रावी और नदी महत्वपूर्ण रूप से है वो है झेलम। क्या है? झेलम। दूसरी है चेनाब। क्या है? चेनाब नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और अन्य नदियों की बात करें यदि हम, तो जास्कर, जास्कर नदी है, श्योक नदी है। तो ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की ही सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवंशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन ए पीली क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी हरित क्रांति, डी काली क्रांति। तो एम एस स्वामीनाथन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हरित क्रांति में। हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमारे पास इतने पर्याप्त साधन नहीं थे, इतने खाद्यान्न की पूर्ति नहीं थी कि हमारी पूरे देश की जनता को हम खाना खिला सकें। ठीक है, उसके बाद समय गुजरता गया और 1960 का दशक आया। ठीक है, 1960 के दशक में महसूस किया गया कि भारतीय जनता के लिए खाद्यान्न के लिए यहाँ पर कमी हो रही है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में शोध, विकास और तकनीकी परिवर्तन प्रारंभ हुए और हाइब्रिड फसलों का यहाँ पर प्रारंभ हो गया। ठीक है, और हाइब्रिड फसलों का जैसे ही यहाँ प्रारंभ हुआ तो भारत में उत्पादन है वो बढ़ने लगा। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने लगा। इसमें स्पेशली गेहूं का उत्पादन बढ़ा था और स्पेशली किस क्षेत्र में? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। और इसी को कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति, जिसके माध्यम से हमारा देश है वो खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, आत्मनिर्भर बन गया। और जब 1962 के बाद हमारा देश है वो भारत चीन के बीच है वो युद्ध हुआ था, उसके बाद है फिर और हमें आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे देश में प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। क्या दिया था? जय जवान जय किसान। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन है वो हरित क्रांति से यहाँ पर बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? ऑप्शन ए रागी, बी गेहूं, सी मक्का, डी चावल। तो यहाँ पे आंसर होगा डी चावल। चावल की सबसे ज्यादा खेती भारत में होती है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी खेती होती है? किसकी होती है? चावल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, यानी डायरेक्ट समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो गंगा। तो गंगा जाती है यमुना। यमुना यहाँ पर सबसे लंबी सहायक नदी है जो डायरेक्ट कहाँ प्रवाहित नहीं होती? समुद्र में। ताप्ती, कावेरी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, और यमुना है वो यमुनोत्री यानी उत्तराखंड से निकलती है और ये गंगा नदी में कहाँ पर मिल जाती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में, जहां पर क्या है? तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। जो सरस्वती नदी है वो भूमिगत नदी है, यानी दिखती नहीं है, अंदर से भूमि से आती है और यहाँ पे प्रयागराज में संगम हो जाता है और इस पर लगता है कुंभ का मेला। क्या लगता है? कुंभ का मेला। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस त्रिसंगम में स्नान करने से परम सौभाग्य होता है, काफी लाभदायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यमुना नदी है वो समुद्र में प्रवाहित नहीं होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, आर्कीपेलागो क्या है? ऑप्शन ए द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है, बी भूमि और समुद्र का मिलान, सी एक वस्तुकार का बैकुंठ, डी एक प्रकार का चर्च। दोस्तों इसका आंसर होगा द्वीपों का एक समूह, श्रृंखला या संघ या संग्रह आर्कीपेलागो कहलाता है।
जैसे भारत है, ठीक है, और भारत का ये है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप है वो एक ऐसे नहीं है, लगातार श्रृंखला नहीं है द्वीपों की, बल्कि छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, तो इसको बोलते हैं आर्कीपेलगो। यानी द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? आर्कीपेलगो। ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी एक अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ऐसे मालदीव है, तो मालदीव भी अलग देश है, तो ये भी द्वीपों का समूह है, इनको बोलते हैं आर्कीपेलगो। क्या बोलते हैं इनको? आर्कीपेलगो। क्वेश्चन नंबर 93, डिब्रू सैखोवा नामेरी औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है असम में। कहाँ पर ये? असम में, ठीक है। असम के दो महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, वो है मानस। एक तो है मानस नेशनल पार्क और एक है काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा, जहां पर एक सींग के गैंडे काफी मात्रा में, काफी संख्या में मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। ऑप्शन ए मोगाविसु, बी काम्पाला, सी लुसाका, डी बुलेंगा। तो युगांडा जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है कंपाला। क्या है? कंपाला। तो अलग अलग देशों की राजधानियों से भी प्रश्न रेलवे में आ जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है। इसकी मुद्रा है, युगांडा की जो मुद्रा है वह है सीलिंग। क्या है? सीलिंग, ठीक है। और यदि बात करें हम युगांडा देश की, तो ये है भू आबद्ध देश, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री है ये, भू आबद्ध देश। यानी इसका जो क्षेत्र है वो सीधा समुद्र से लगता नहीं है, बल्कि देशों के बीच में ये मौजूद है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर है युगांडा। क्या है ये? युगांडा। इसकी राजधानी कंपाला, ठीक है। देश के उत्तर में तो यहाँ पर साउथ सूडान, इसके इधर पूर्व में केन्या है, नीचे रवांडा, ठीक है। यहाँ पर डीआरसी है, तो इस प्रकार से ये लैंड लॉक कंट्री है। ये डायरेक्ट समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 95, माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए मॉरिशस, बी सेशल्स, सी मालदीव, डी श्रीलंका। तो माले जो राजधानी है वह मालदीव देश की है। किसकी है? मालदीव की। ये भारत है और ये भारत के इधर के जो क्षेत्र है यहाँ पर है छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको कहते हैं माले देश। यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? माले, ठीक है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है मालदीवी रुपया। क्या? मालदीवी रुपया, ठीक है। ये यहाँ पर यदि अन्य देश है मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, तो श्रीलंका यहाँ पे है और हिंद महासागर में सेशल्स और मॉरिशस भी इसके नीचे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंद महासागर के देश हैं, ये टापुओं से बने हुए देश हैं। तो यहाँ पर भारत के साथ इनका संबंध अच्छे बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये चाइना है ना, ये इनके साथ अच्छे संबंध बना के भारत के खिलाफ इनको यूज करता है। इसलिए हमें ये आवश्यकता है कि भारत के सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से इन सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी अरुण। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यदि हम बात करें शुक्र ग्रह के बारे में, तो इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास है वो पृथ्वी के समान है, ठीक है। यदि हम इसके परिक्रमण की बात करें तो ये दक्षिणावर्त चक्रण करता है, ठीक है। ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। तो यहाँ पर आंसर होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में जो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इसको कहते हैं सफेद रेगिस्तान। क्या कहते हैं? सफेद रेगिस्तान। ये लगभग 16 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है और यहाँ पर होता है नमक का उत्पादन। क्या होता है? नमक का उत्पादन। तो देश भर में नमक का काफी जो सप्लाई है वो इसी क्षेत्र से होती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर, द्रंग द्रंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सफाद ग्लेशियर। तो इसका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। हमारे देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। ये कहाँ पे? हिमालय रेंज है, यानी हिमालय पर्वतमाला उसमें स्थित है, ठीक है।
और ये पूर्वी काराकोरम रेंज में, हिमालय की जो पूर्वी काराकोरम रेंज है उसमें ये स्थित है। साथ ही ये एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है, तो यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। साथ ही हमारे देश का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वह है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल, तो ये यहाँ पर ही स्थित है। ठीक है, इंदिरा कॉल यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 99, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरयू नदी, विक्षिप्रा नदी, सी गोमती नदी, डी हिंद नदी। तो अयोध्या जो नगरी है, भगवान राम की नगरी है, ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है। यदि हम बात करें क्षिप्रा नदी, तो यहाँ पर ये है उज्जैन, उज्जैन जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और यदि हम गोमती नदी की बात करें, तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। क्या है? लखनऊ, जो कि यूपी का है, यूपी में। ठीक है। और हिंडन नदी के किनारे है गाजियाबाद। ठीक है। क्या है? गाजियाबाद, जो कि यूपी में ही मौजूद है। तो इस प्रकार से नदियों के किनारे कौन कौन से शहर है, यहाँ से ये प्रश्न आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। ठीक है। तो पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। उनमें से एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा निकलती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका महाद्वीप। तो इस प्रकार से हम इसको मैप में भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से बीचों बीच में से यदि हम देखें, तो ये निकल रही है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ऊपर से यहाँ से निकलती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है। भारत से भी निकलती है कर्क रेखा। ठीक है। भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ठीक है। और यदि हम नीचे की बात करें, तो यहाँ से निकलती है कौन सी? मकर रेखा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पास होती है। तो इस प्रकार ये भूगोल के 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। मुझे पूरी आशा है कि आपको इससे काफी जानने को मिला होगा और इन प्रश्नों के थ्रू आपको काफी कुछ नॉलेज मिला है। और इन प्रश्नों को करने के बाद आपके रेलवे में जो भूगोल खंड से प्रश्न आएंगे, वो करना काफी आसान होगा। इसलिए आप इसे बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।